नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वंशगति का आणविक आधार। चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न को नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। किसको किसको वर्गीकृत करना है? तो एडेनिन, साइटिडीन, थाइमीन, गुआनोसिन, यूरेसिल और साइटोसिन का। तो इसको आप दो लाइन बना लीजिएगा। एक तरफ नाइट्रोजनीकृत क्षार लिख दीजिएगा और एक तरफ न्यूक्लियोटाइड लिख दीजिएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजनी क्षार में बात करें, इसमें कौन कौन सा था? तो एडेनिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है और यूरेसिल है। जबकि न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर जो दिया हुआ था उसमें साइटिडीन और गुआनोसिन है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में साइटिडीन और गुआनोसिन और इसमें ये वाला, ठीक है। तो इसको आंसर में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक द्विरज्जु की डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखिए, आप इसमें मैथ बनाना है, जिसमें दिया हुआ है कि साइटोसिन का प्रतिशत कितना दिया हुआ है? तो 20%। और ग्वानिन का जो प्रतिशत होगा 20%, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन जो है पेयर में होते हैं। तो साइटोसिन जो पेयर में होते हैं, जोड़ा में होते हैं, तो साइटोसिन अगर 20% है तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा? 20%। तो कुल मिला के साइटोसिन और ग्वानिन को मिलाकर, साइटोसिन और ग्वानिन को मिलाकर कितना हो गया? तो 20% यानी 40% हो गया। तो बाकी बचा कितना? आपका 60%। और 60% में रहता है आपका एडेनिन और थाइमीन। यानी देखिए, यहाँ पे कहने के अर्थ है 4 ही होता है ना, एडेनिन, एक मिनट, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन, क्योंकि के साइटोसिन का पेयर आता है ग्वानिन के साथ और एडेनिन का रहता है थाइमीन के साथ। तो जिसमें साइटोसिन दिया हुआ है अगर 20%, तो ई पेयर में है तो ई भी कितना हो जाएगा? ग्वानिन भी कितना हो जाएगा? 20%। तो दोनों मिलाकर हो गया 40%। बाकी बच गया कितना? 60%। तो 60% में आपका कौन हो गया? एडेनिन और थाइमीन। तो एडेनिन और थाइमीन में हो गया 60%। तो एक के बात करें तो एक कितना रहा होगा? तो एक माना एडेनिन अगर 30% है तो थाइमीन भी कितना रहा? 30%। तो उत्तर हो जाएगा आपका एडेनिन का 30%, ठीक है। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत गणना ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बना लीजिए, आसान है। अगला प्रश्न है कि यदि डीएनए की एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे, जैसे दिया हुआ है 5' में AT GC CAT GC AT GC AT GC AT GC AT GC AT, ये इसी क्रम में लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है GC। तो पूछ रहा है कि 3' तो पूरक के अनुक्रम को 5' से 3' की दिशा में लिखिए। तो यहाँ पे आपका आंसर लिखना है कि पूरक रज्जु का अनुक्रम 5' से 3' दिशा में दी गई श्रृंखला अगर ये है, ये दिया हुआ है, तो पूरक रज्जु जो बनेगा वो बनेगा आपका एडेनिन के बन जाएगा यहाँ पे 5' से 3' में। तो ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, इस तरह से आप लोग बना लीजिए। देखिए, यहाँ पे उल्टा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो साइटोसिन का क्या हो जाएगा? ग्वानिन। ग्वानिन का क्या हो जाएगा? तो साइटोसिन। थाइमीन के क्या हो जाएगा? तो एडेनिन। इधर से लास्ट से आना है आपको, 3' से यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि 5' से 3' में लिखना है, यानी उल्टा में लिखना है। जैसे यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है इसके उल्टा में करके लिखना है। समझ में आ रहा है? पहले यहाँ पे साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थाइमीन से एडेनिन, एडेनिन से थाइमीन, साइटोसिन से फिर ग्वानिन, ग्वानिन से फिर साइटोसिन, इस तरह से आपको क्रम में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अनुलेखन इकाई में कुटलेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है, 5' में लिखा गया है AT GC AT GC AT GC AT GC, इस तरह से क्रम में लिखा हुआ है AT GC। तो 3' तो दूत RNA के अनुक्रम को लिखना है। तो आपको दूत RNA का अनुक्रम क्या हो जाएगा? आपका अनुक्रम हो जाएगा, जैसे सिर्फ यहाँ पे एडेनिन और थाइमीन की जगह पर वो तो बदलता सेम ही है, और यहाँ पे दूत RNA में mRNA में थाइमीन की जगह सिर्फ क्या हो जाना चाहिए? यूरेसिल, ठीक है। थाइमीन की जगह पर क्या हो जाता है? यूरेसिल आएगा।
जैसे एडेनिन के बाद थाइमिन लिखा हुआ है, ग्वानिन है तो ग्वानिन, सब सेम रहता है। एडेनिन के यहाँ पे थाइमिन है तो एडेनिन बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे चेंज जो होगा, यहाँ पे जो चेंज होगा आपका वो होगा आपका यूरेसिल की जगह पर, ठीक है। सिर्फ थाइमिन की जगह पर क्या आएगा तो यूरेसिल आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, डीएनए द्विकुंडली की वह विशेषता जिससे सेमी कंजर्वेटिव प्रतिकृति सिद्ध हुई। विशेषता अगर बात करें तो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, यानी पूरक क्षारीय युग्मन। और इसका व्याख्या की बात करें तो वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए की दो रज्जुक जो है, डीएनए की दो रज्जुक कम्प्लीमेंट्री होती है, जहाँ ए बराबर टी और ग्वानिन के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सी होते हैं। इसलिए जब डीएनए खोलता है तो हर रज्जुक अपने पूरक रज्जुक को निर्देशित करता है। इस तरह एक पेरेंटल स्ट्रैंड से एक नई स्ट्रैंड बनती है। अतः डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है और यह एक पुरानी और एक नई रज्जुक से बनती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि टेम्पलेट डीएनए या आरएनए के रासायनिक प्रतिकृति और इससे डीएनए या आरएनए संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज की विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए, ठीक है। तो इसका न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के प्रकार अगर बात करें और टेम्पलेट की प्रकृति, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग 3 खंड बनाइए। टेम्पलेट की प्रकृति, संश्लेषित एंजाइम और एंजाइम के नाम, 3 खंड बनाइए। जैसे डीएनए जो है टेम्पलेट की प्रकृति में डीएनए, तो इसका संश्लेषित एंजाइम डीएनए ही होता है और एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा डीएनए यहाँ पे आरएनए का हो जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद है आरएनए टू डीएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे बोला जाता है इसको। और आरएनए से आरएनए, इसको कहा जाता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो इसको आप लोग लिख कर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु जो है अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया था। तो यहाँ पे आंसर लिखिएगा, हर्शे और चेज ने T2 फेज वायरस में डीएनए को फॉस्फोरस 32 यानी P32 से और प्रोटीन को सल्फर यानी 35 से रेडियो सक्रिय किया। और वायरस ने जब बैक्टीरिया को संक्रमित किया तो केवल P32 जो है फॉस्फोरस 32 डीएनए बैक्टीरिया में प्रवेश कर गया और जबकि S35 प्रोटीन बाहर रह गया। इससे सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न के बीच अंतर बताना है आपको। पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए के बारे में, उसके बाद एमआरएनए और टीआरएनए के बारे में, उसके टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुनरावृत्ति डीएनए के बारे में। तो जीनोम का एक ऐसा भाग जो बार बार दोहराया जाता है और मुख्यतः संरचनात्मक के लिए यह उत्तरदायी होता है। और बात करें अनुषंगी डीएनए की, तो किसी प्रजाति में एक ही जीन के हल्के भिन्न संकरण होते हैं और यह कार्य विविधता के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। उसके बाद आपका जो है 2 चीज़ में अंतर आपको पूछना है, एमआरएनए और टीआरएनए में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमआरएनए की। तो दूत आरएनए जो डीएनए से कूट लेकर राइबोसोम तक लाता है और ट्रांसलेशन में कूट को पढ़ता है एमआरएनए। वहीं बात करें टीआरएनए की, तो एमिनो एसिड्स को राइबोसोम पर लाता है और ट्रांसलेशन में एमिनो एसिड को जोड़ता है, ठीक। उसके बाद करें टेम्पलेट रज्जु के बारे में और कोडिंग रज्जु के बारे में। तो सबसे पहले बात करें टेम्पलेट रज्जु के बारे में। तो जिस डीएनए स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है 3' से 5' की दिशा में। और कोडिंग रज्जु की बात करें तो इसका अनुक्रम एमआरएनए से मिलता है, टी के स्थान पर सिर्फ यू होता है और इसका दिशा होता है 5' से 3' की दिशा में। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। सबसे पहले बात करें स्थानांतरण ट्रांसलेशन में राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिका।
तो पहला कि mRNA को पढ़ना और कोडोन को पहचानना, और दूसरा tRNA द्वारा लाए गए एमिनो एसिड को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाना इसकी मुख्य भूमिका। अगला प्रश्न है, उस संवर्धन में जहाँ ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन कार्य करना बंद क्यों कर देता है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, जब संवर्धन में ग्लूकोज उपलब्ध होता है तब कैटाबोलाइट डिप्रेशन के कारण लैक ओपेरॉन बंद रहता है, भले ही लैक्टोज हो, और ग्लूकोज की उपस्थिति में CAMP का स्तर घट जाता है, जिससे CAP प्रोटीन सक्रिय नहीं होता और लैक ओपेरॉन नहीं खुलता है। अगला प्रश्न है, निम्न को कार्यों का वर्णन एक या दो पंक्तियों से करें। कौन किसका उनायक यानी प्रमोटर का, अंतरण RNA या tRNA का, और एक्सॉन का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनायक यानी प्रमोटर का। तो RNA पॉलीमरेज के जुड़ने का स्थान जहां से अनुलेखन आरंभ होता है। दूसरा बात करें tRNA का, अंतरण RNA का, तो यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है। और थर्ड बात करें एक्सॉन का, तो जीन का वह भाग जो mRNA में बनता है और प्रोटीन में अनुदित होता है यानी अनुवादित होता है। अगला प्रश्न है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर लिखिएगा, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा गया क्योंकि इसमें मानव जीनोम के सभी जीनों के अनुक्रम को निर्धारित करना, उनका मानचित्रण कार्य जानना, और इसमें बहुत समय, धन और संसाधन लगे। यह एक वैश्विक और दीर्घकालिक परियोजना थी। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है, DNA उंगली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो DNA उंगली छापी के बारे में बात करें तो DNA अनुक्रमों का एक ऐसा विश्लेषण जो हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। और इसका उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोगिता हम लोग करते हैं अपराध की जांच में, पितृत्व निरीक्षण परीक्षण में, जैव विविधता के अध्ययन में, और अनुवांशिक रोग की पहचान में इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अनुलेखन का, बहुरूपता का, स्थानांतरण का, जैव सूचना विज्ञान का। तो इसका उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले बात करें अनुलेखन की, तो DNA से RNA के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। उसके बाद बात करें बहुरूपता की, तो किसी जीन के विभिन्न स्वरूप जो विविधता उत्पन्न करते हैं। थर्ड बात करें स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की, तो mRNA की सूचना के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। और फोर्थ बात करें जैव सूचना विज्ञान की, तो जैविक आंकड़ों का कंप्यूटर तकनीक से विश्लेषण करने वाली शाखा होती है। ठीक है। तो ये रहे आपके टोटल NCERT के क्वेश्चन। इसको लिखकर और अच्छे से याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर।